नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, है ना। हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फाइनल पार्ट है, यानी कि दूसरा पार्ट है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, हमने बात किया है कि जो चीजें हम खाते हैं, चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में हो, लिक्विड के फॉर्म में हो, उन सबको हम कह सकते हैं कि फाइनली जो मल के फॉर्म में, यानी स्टूल के फॉर्म में चेंजेस करने तक के प्रोसेस को, इन पूरे प्रोसेस को हम डाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमने पढ़ा कौन कौन से पार्ट इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो हमने देखा कि कुछ जो मेन पार्ट है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इंक्लूडेड पार्ट है या जो हमारे बॉडी के ऑर्गन है, सबसे पहले होता है क्या, माउथ कैविटी, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, माउथ कैविटी। दूसरे नंबर पे क्या होता है, तो ये होता है फेरिनेक्स। फेरिनेक्स जिसको ग्रसनी कहा जाता है। फिर होता है क्या, ओसियोफेगस, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रासनली। ठीक है, या फूड पाइप भी इसको कहते हैं। इसके साथ साथ इसके बाद क्या होता है, स्टोमक, अमाशय या पेट जिसे हम कहते हैं। इसके बाद होता है डिओडेनम, डिओडेनम जिसको हम ग्रहणी कहते हैं। आफ्टर दैट क्या आता है यहाँ पे, इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। इसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद आता है सीकम। एक मिनट, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सीकम के बाद आता है। अगर हम यहाँ बात करें, सीरियल वाइज से बात करें, तो सीकम। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर आता है इसके बाद रेक्टम, और फाइनली आता है क्या, एनस। यानी ये सभी जो ऑर्गन है, या हम कह सकते हैं कि इन सभी पार्ट से होते हुए जो हमारा भोजन होता है, वो फाइनली यहाँ से स्टूल के फॉर्म में, यानी कि मल के फॉर्म में हम एक्सक्रिएट करते हैं, यानी जिसका हम त्याग करते हैं। ठीक है, इन सभी पार्टों से होकर माउथ कैविटी, फेरिनेक्स, ओसेफेगस, स्टोमक, डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, इसके थ्रू हम उस जितने भी मल पदार्थ होते हैं हमारे, हम उनको एक्सक्रिएट कर देते हैं। हमने लास्ट वीडियो में माउथ कैविटी के बारे में पढ़ा। यहाँ क्या होता है, तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। फेरिनेक्स में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, हमने पढ़ा, कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, नहीं होती है। एसोफेगस में भी कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, म्यूकस निकलता है, यानी जिसको हम बोलते हैं क्या, स्लेस, जो कि भोजन में चिपचिपाहट या चिकनाहट पैदा करता है, म्यूकस निकलता है। स्टोमक में हमने पढ़ा। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्टोमक को, यानी कि ये 4 नंबर वाले जो पढ़ेंगे हम, यानी ये 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 और फाइनली ये 10। अगर हम कहें तो ये 10 पार्ट, जो 10 ऑर्गन है, 10 ऑर्गन है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं स्टोमक। स्टोमक में क्या क्या होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में हम एक नजर डालते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो होगा ये स्टोमक पे। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमने पीछे के बारे में जितनी चर्चा कर ली है, और आज का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं, इससे शुरू करने से पहले अगर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। क्योंकि हम जो भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि एग्जाम में चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो,
चाहे वन मतलब कोई भी वनडे एग्जाम, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, इन सब के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको आप ध्यान में रखिए, पढ़ते रहिए, जरूर आपको सफलता हासिल होगी। आइए शुरू करते हैं। 4 नंबर हम पढ़ रहे हैं स्टोमक के बारे में, यानी कि ये क्या है, अमाशय। अमाशय के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अमाशय का क्या रोल होता है भोजन के पचाने में या भोजन को डाइजेस्ट करने के दौरान। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जो है हमारे माउथ कैविटी से होते हुए, फेरिनेक्स और एसोफेगस से होते हुए हम काफी मुंह में भी चबाते हैं उससे, उसमें सलाइवा वगैरह जो भी अमाइलेज या सलाइवा जिसे हम टाइलिन कहते हैं, लार कहते हैं, इन सबसे मिक्स होते हुए हमारे जो भोजन है हमारे पेट में इंटर करता है। ठीक है, तो पेट में इंटर करता है तो यहाँ पे भोजन जो है 2 से 3 घंटा, ध्यान देना, भोजन जो है 2 से 3 घंटा क्या करता है, यहाँ पे रेस्ट करता है। और रेस्ट करने के दौरान ही कई प्रक्रियाएं या कई क्रियाएं इसके साथ रिएक्ट होती है या होती है। ठीक है, अब यहाँ रेस्ट करने के दौरान अगर आराम कर भोजन, ये हम कहते हैं कि 2 से 3 घंटा आराम करता है, तो आराम करने का मतलब है कि पेट में ये भोजन रहता है, तुरंत वहां से नहीं निकल जाता। जैसे हम कह रहे हैं कि कहते हैं कि हमने माउथ कैविटी में भोजन लिया, खाया, तो तुरंत ही हम उसमें होल्ड नहीं रखते उस भोजन को, हम उस फेरिनेक्स के थ्रू, फिर फेरिनेक्स भी उसको होल्ड नहीं रखता, उसको एसोफेगस के थ्रू पेट तक पहुंचाता है। तो पेट में जब भोजन हमारे आता है तो ये 2 से 3 घंटा तक होल्ड रहता है, यानी रेस्ट करता है। और रेस्ट के दौरान ही अगर हम कहें तो रेस्ट के दौरान क्या होता है, पेट से जठर रस जिसको बोलते हैं, जठर रस जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो निकलता है। ठीक है, पेट इससे स्टोमक से निकलता है, अमाशय से निकलता है। ये जो जठर रस यहाँ निकलता है, अब ये क्या करता है, ये रस में जो होते हैं कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम निकलते हैं, और ये इसमें जठर रस में एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम की अगर बात करें तो सबसे पहला होता है क्या, पेप्सिन। इसके कार्य को जान जान लेते हैं साथ साथ में। पेप्सिन क्या करता है, तो जो खाने में मौजूद प्रोटीन होता है, भोजन में बात करें हम यहाँ पे, भोजन में मौजूद जो प्रोटीन होते हैं, भोजन में मौजूद जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को ये पेप्टोन में, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, तो पेप्सिन होता है। जो हमारे जठर रस में एंजाइम निकलता है पेप्सिन, वही भोजन में जो मौजूद प्रोटीन होता है उसको पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है या तोड़ देता है, जिसको कह सकते हैं पेप्टोन, या अगर हम कहें यहाँ पे पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइडस, पॉलीपेप्टाइडस में तोड़ देता है। इतना ध्यान रखना है, पेप्सिन क्या करता है, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइडस में तोड़ देता है। दूसरा एंजाइम कौन सा होता है इसमें, दूसरा एंजाइम होता है रेनिन। रेनिन का क्या वर्क होता है, तो यहाँ पे देखिए जो दुग्ध प्रोटीन होता है, जो दुग्ध जो प्रोटीन होता है, दुग्ध प्रोटीन को, यानी जिसे हम मिल्क प्रोटीन कहते हैं, इसमें यानी कह सकते हैं कि दूध में जो मौजूद प्रोटीन होता है, जो कौन सा प्रोटीन होता है, दुग्ध प्रोटीन, केसीन जिसको कहते हैं, केसीन, केसीन को दही में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन क्या करता है, दुग्ध प्रोटीन जो कि केसीन होता है, इसको दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर बात करते हैं तीसरे एंजाइम की। तो तीसरा एंजाइम होता है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है,
तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए कि जो फैट होता है, जो वसा होती है हमारे शरीर में या जो भोजन में जो वसा मौजूद होती है उसका अपघटन करती है, यानी उसको डिकम्पोज करती है। फैट का डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन करता है। लाइपेज क्या करता है? फैट का डिकम्पोजिशन करता है। इतनी बारी बातें समझ में आ गई? ठीक है, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम स्टोमक में देख रहे हैं, ये भोजन यहाँ पर आता है, 2 से 3 घंटे तक रेस्ट करता है। इसी रेस्ट के दौरान पेट से जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूसेस निकलती हैं, जिसमें कुछ एंजाइम होते हैं। जैसे पहला एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? तो भोजन में मौजूद जो प्रोटीन होता है इसको पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। दूसरा एंजाइम होता है रेनिन, जो कि दूध प्रोटीन होता है, या दूध प्रोटीन को जिसको केसिन कहते हैं, दूध प्रोटीन को क्या बोलते हैं? केसिन कहते हैं। केसिन को दही में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा एंजाइम होता है लाइपेज, जो कि फैट को डिकम्पोज कर देता है, यानी फैट को तोड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, जो गैस्ट्रिक जूस हम बात कर रहे हैं, जो जठर रस के बारे में, जो जठर रस है, जो गैस्ट्रिक जूस है, इसका पीएच बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच वैल्यू है क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 0.9 से लेकर के 1.5 तक का होता है। यानी जो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान है, जो पीएच वैल्यू है, ये 0.9 टू 1.5 तक होता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और देख लेते हैं। जो पेट में जठर रस के साथ साथ जो तीसरा एंजाइम निकलता है, जिसको हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोराइक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ये क्या करता है? तो जीवाणुओं को ये नष्ट करता है। इसका बहुत ज्यादा जो रोल है, मेन रोल जो है HCl का क्या है? जीवाणुओं को नष्ट करना या खत्म करना। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? गैस्ट्रिक जूस का आपको पीएच वैल्यू पता चल गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो हमारा ऑर्गन है क्या? डिओडेनम, जिसको हम कहते हैं ग्रहणी, जिसे हम कहते हैं ग्रहणी। ये ग्रहणी डिओडेनम है, यानी हाउस वाइफ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है डिओडेनम क्या होता है। तो डिओडेनम जो ग्रहणी है, इससे 2 प्रकार के जूस निकलते हैं। 2 प्रकार के जूस निकलते हैं। अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के जो रस है वो 2 प्रकार के यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, पहले रस को हम क्या बोलते हैं? जो डिओडेनम से निकलता है, इसको बोलते हैं बाइल जूस। बाइल जूस को हिंदी में बोलते हैं पित्त रस। ठीक है, ये है पित्त रस। और दूसरा होता है क्या? पैनक्रियाटिक। पैनक्रियाटिक जूस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस। ठीक है, अग्नाशयी रस। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो बाइल जूस होता है, ये डिओडेनम में आते हैं 2 प्रकार के जूस, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, पित्तरस और अग्नाशयी रस। ठीक है, तो जो बाइल जूस होता है ये कहाँ से आता है? जो बाइल जूस होता है ये यकृत यानी कि लीवर से हमें प्राप्त होता है, यानी कि डिओडेनम को प्राप्त होता है। यकृत से आता है, यानी यकृत से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आता है, तो ये आता है अग्नाशय से। अग्नाशयी रस जो है अग्नाशय से मिलता है, इसका ध्यान देना है। ठीक है, बाइल जूस यकृत से प्राप्त होता है और पैनक्रियाटिक जूस जो है अग्नाशय से प्राप्त होता है। इसके बाद अगर हम इसके बारे में बात करें तो पित्तरस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो पित्तरस होता है ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार में कौन सा? सबसे पहले जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक का मतलब आप लोग जानते होंगे, कार्बनिक। कार्बनिक होता है। और दूसरा होता है क्या? इनऑर्गेनिक।
इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक। अकार्बनिक, ठीक है। ये दो प्रकार के बाइल जूस होते हैं। तो सबसे पहली चीज को देखते हैं कि कार्बनिक जो होता है ये क्या होता है, ठीक है। जो कार्बनिक होता है इसको अगर हम बात करें तो कार्बनिक भी दो प्रकार के होते हैं। एक की अगर हम बात करें तो ये होता है एक पित्त लवण। कार्बनिक में होता है दो प्रकार के जूस होते हैं, एक होता है पित्त लवण जिसको हम बोलते हैं क्या, बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट होता है, ठीक है। ये कहाँ से आता है, तो ये भी जो ये पित्त लवण है ये हमें लीवर से प्राप्त होता है। हमने ऊपर भी बात कर लिया कि ये लीवर से प्राप्त होता है, लीवर से प्राप्त होता है। ये पित्त लवण करता क्या है, तो इसका जो वर्क है अगर हम बात करें, पित्त लवण का जो वर्क है ये होता है फैट को डिकम्पोज करना। फैट को यानी वसा को डिकम्पोज करना, ठीक है। वसा को डिकम्पोज करने का काम कौन करता है, तो पित्त लवण करता है, बाइल साल्ट करता है, जो कि एक कार्बनिक बाइल जूस है, ठीक है। दूसरा होता है इसमें क्या, एक होता है पित्त लवण, तो दूसरा क्या होता है, एक होता है पित्त वर्णक जिसको हम बाइल पिगमेंट कहते हैं, बाइल पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है। बाइल पिगमेंट यानी कि पित्त वर्णक, इसका हिंदी क्या हो जाता है, पित्त वर्णक, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो पित्त लवण है इसमें बाइल साल्ट होता है, यानी पित्त लवण बाइल साल्ट, और ये वर्क क्या करता है, तो फैट को डिकम्पोज करता है। जो बाइल बाइल पिगमेंट है यानी कि पित्त वर्णक है, ठीक है, जो पित्त वर्णक है ये क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए दो चीज होते हैं इसमें। पित्त वर्णक में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, और दूसरा होता है क्या, विलवर्डिन। विलवर्डिन, ये दो प्रकार के बाइल पिगमेंट होते हैं। बिलिरुबिन और विलवर्डिन दो प्रकार के पित्त वर्णक होते हैं। ये किसके कारण ये बढ़ते हैं या घटते हैं या किसके द्वारा बनते हैं, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो आरबीसी होता है, जैसे हम सभी जानते हैं कि आरबीसी की जो लाइफ होती है, रेड ब्लड सेल की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, तो 120 दिन होती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल की जो लाइफ होती है वो 120 दिन होती है, लेकिन अगर 120 दिन से पहले जो रेड ब्लड सेल्स अगर मर जाते हैं, जो डाइड हो जाते हैं, तो इनके ही एक्सेस से बिलिरुबिन और विलवर्डिन, ये पित्त वर्णक जो है शुरू होता है, ठीक है। जो बाइल पिगमेंट है, पित्त वर्णक है, ये बढ़ने लगता है और इसी के एक्सेस से पीलिया रोग हो जाता है। जब आरबीसी 120 दिन से पहले मरने लग जाएगा लीवर में, है ना, तो इसी के वजह से, और ये जब मरेंगे 120 दिन से पहले मरेंगे तो कहाँ मरते हैं, ये लीवर में मरते हैं, और लीवर में मरने से क्या होगा, पीलिया रोग हो जाता है। और जनरली क्या होता है, 120 दिन के बाद अगर मरते हैं, यानी कि अपनी पूरी लाइफ जी लेते हैं, जब तब मरते हैं, तो इनका क्या होता है, ये कहाँ मरते हैं, ये मरते हैं स्प्लीन, क्या बोलते हैं उसको, स्प्लीन में, है ना। ये पूरा जब अपना लाइफ जी लेते हैं, या कह सकते हैं कि पूरी लाइफ जब ये अपना लाइफ कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो ये स्प्लीन में मरते हैं, यानी प्लीहा में मरते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 120 दिन से पहले मरेंगे तो कहाँ मरेंगे, लीवर में मरेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक क्या होता है। ये तो हो गया टोटल कार्बनिक का, और सॉरी ऑर्गेनिक का, ठीक है। ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक का, पित्त लवण बाइल साल्ट होता है जिसका वर्क होता है फैट को डिकम्पोज करना, और कार्बनिक में ही आता है क्या, बाइल पिगमेंट, पित्त वर्णक, जिसमें बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होते हैं, दो प्रकार के। जब इसका एक्सेस होता है, और एक्सेस कब होगा, जब आरबीसी जो है 120 दिन से पहले मर जाएगा, यानी जब आरबीसी 120 दिन से पहले मर जाती है, डाइड हो जाती है, और वो कहाँ मरेगी, जब 120 दिन से पहले मरेगी तो लीवर में, तब ये क्या होगा, ये पीलिया रोग, यानी कि जो पीलिया रोग होता है उसका लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, आंखें सफेद होने लगती हैं, तरह तरह की चीजें इसमें दिखने को मिलता है। जनरली क्या होता है कि आरबीसी का लाइफ जो होता है 120 दिन का होता है, और 120 दिन के बाद जब मरता है तो ये स्प्लीन में मरता है, यानी प्लीहा में मरता है, ठीक है। फिर कोई दिक्कत नहीं होती है।
अब हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक के बारे में। तो इनऑर्गेनिक में देखिए क्या होता है कि एक होता है सोडियम कार्बोनेट। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, एक होता है सोडियम कार्बोनेट और दूसरा होता है इसमें सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखना है कि ये जो इनऑर्गेनिक होता है इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा स्पेस बन जाएगा यहाँ लिखने के लिए। तो ये जो दोनों होते हैं इनऑर्गेनिक में होता है सोडियम कार्बोनेट और एक होता है सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, इनका काम क्या होता है, जैसे हम कह रहे हैं कि जो भोजन आता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर में होता है। लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट के कारण ये जो है इन भोजनों को ये क्या कर देता है, ये जो जूस है, ये जो इनऑर्गेनिक जो जूस है बाइल जूस, ये भोजन में मिल करके इसको बेसिक नेचर में बना देता है, बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उदासीन नेचर में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जहां जहां ये भोजन जिस हमारे पार्ट से या कह सकते हैं कि जिस नलियों से होकर के गुजरता है ना, उनको क्षति न पहुंचाए। भोजन को क्या करता है, ये बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखना है इस चीज का, जिससे कि हमारे आगे आने वाले जो भी ऑर्गन है वो डैमेज ना हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट के बारे में। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो जरूर इसके बारे में आप डिस्कस करें। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से या जैसे भी आपको उचित लगता है, जो भी माध्यम, उस माध्यम से आप हमको इन्फॉर्म करें तो हम इसके बारे में और जो भी दिक्कत होगी उसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम डायडेनम जो डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर हम दूसरे पार्ट की इसी के बारे में बात करें तो हमने पढ़ा बाइल जूस के बारे में, है ना, पित्तरस के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन हमने एक क्या पॉइंट छोड़ दिया, पैनक्रियाटिक जूस के बारे में हमने छोड़ दिया इसमें। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस, यानी कि अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखेंगे तो इसमें भी एंजाइम, 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, 4 टाइप्स ऑफ एंजाइम। 4 प्रकार के कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, तो सबसे पहला होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन कहते हैं। ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन। इसके साथ साथ हम इसके वर्क को देख लेते हैं, ये करता क्या है। ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, तो जो भी शेष प्रोटीन होते हैं हमारे शरीर में, जो भी प्रोटीन बचते हैं या जो प्रोटीन होते हैं, या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, जो शेष प्रोटीन होते हैं, शेष प्रोटीन को अमीनो अम्ल और पेप्टोन में बदल देता है। किसमें बदलता है, एमिनो अम्ल या ना लिख करके हम यहाँ लिखेंगे और, ठीक है, अम्ल और पेप्टोन में बदल देता है। पेप्टोन में बदल देता है। ट्रिप्सिन यानी कि काइनो, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन जो होता है ये शेष प्रोटीन को एमिनो अम्ल और पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा एंजाइम क्या होता है, तो स्ट्रिएप्सिन। स्ट्रिएप्सिन, इसका क्या वर्क होता है, तो यहाँ पे देखिए जो पाइसीकृत वसा होती है, ये क्या करता है, पाइसीकृत वसा जो होती है यानी जो फैट है, इसको ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में बदल देता है। ग्लिसरॉल व फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एटिएप्सिन, स्टेप्सिन,
स्टीएप्सिन क्या करता है, पायसीकृत वसा को ग्लिसरॉल व फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा एंजाइम जो होता है पैनक्रियाटिक जूस में, एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन एमाइलोप्सिन का क्या वर्क होता है, तो यहाँ पे देखिए जो स्टार्च है उसको शर्करा में, शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एमाइलोप्सिन। और चौथा जो होता है इसका एंजाइम, वो होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेन। कार्बोक्सी पेप्टाइडेन, ठीक है। इसका क्या काम होता है, तो ये जो पेप्टोन है, अब यहाँ पे देखिए जो ये पेप्टोन में बदल लिया ये, यानी प्रोटीन को अमीनो अम्ल और पेप्टोन में बदलता है कौन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। और कार्बोक्सी पेप्टाइडेन क्या करता है, पेप्टोन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अगर जो पेप्टोन होते हैं, जो पेप्टोन होते हैं, पेप्टोन को अमीनो एसिड में अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये हो गया टोटल क्या, पेनक्रियाटिक जूस। और ये किसका पार्ट था, हमने पढ़ा था डिओडेनम। डिओडेनम हमने पढ़ा था। दो दो प्रकार के इसमें जूस होते हैं, एक होता है क्या, बाइल जूस, और दूसरा हमने पढ़ा था पैनक्रियाटिक जूस। तो बाइल जूस हमने ऊपर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हमने बात कर लिया इसके दूसरे जूस के बारे में, यानी पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। ये अग्नाशयी रस, इसमें 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन यानी काइमोट्रिप्सिन, एटीएप्सिन सॉरी स्टीएप्सिन और एमाइलोप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेन, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6 से 7 मीटर होती है, ठीक है। ध्यान देना है, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6 से 7 मीटर लंबी होती है। एक बात और यहाँ पे ध्यान देना है कि छोटी आंत बड़ी आंत से बड़ी होती है। छोटी आंत बड़ी आंत से बड़ी होती है, जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक और ध्यान देना है कि जो छोटी आंत है, ये सॉरी जो बड़ी आंत है, ये छोटी आंत से मोटी होती है, यानी कि चौड़ी होती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, अगर हम बात करें तो ये एक पूरे दिन में कह सकते हैं कि 1.5 से 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर इंटेस्टिनल जूस जो होता है, इंटेस्टिनल जूस जो है क्रिएट करती है, स्रावित करती है, ठीक है, जो आंतरीय रस बोलते हैं। आंतरीय रस, आंतरीय रस जो है ये क्रिएट करती है कौन, छोटी है, ठीक है। दूसरी चीज के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो इसके एंजाइम के बारे में अगर हम बात करें, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, इसमें से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं छोटी आंत से, तो आप इसका नाम जान लीजिए। आर्जिनेस, आर्जिनेस, एंट्रोकाइनेस, एंट्रोकाइनेस, सुक्रोज सॉरी सुक्रेज, लैक्टेज, इरेप्सिन, इरेप्सिन, माल्टेज,
लाइपेज, ये सभी क्या है, एंजाइम है जो कि किससे निकलते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले ये एंजाइम है। और ये करते क्या है, अब ये देखिए यहाँ पे ये जितने भी एंजाइम हैं ये हेल्प करते हैं, क्या किसमें हेल्प करते हैं, तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ये जितने भी एंजाइम हमने दिखाया। ठीक है, दूसरी चीज, छोटी आंत की जो ये पाइप होती है, अगर हम कहें कि ये पाइप है छोटी आंत की, तो इसमें एक नुकीली नुकीली जो तारें जैसी निकली होती हैं या उंगली नुमा इसमें स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं बिलाई। क्या बोलते हैं इसको, बिलाई बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं बिलाई। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं रसांकुर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रसांकुर, यानी रस को चूसने वाला। और यही जो बिलाई होता है, इन भोजन से प्राप्त होने, जैसे कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये भोजन का टुकड़ा है, ये भोजन का टुकड़ा है, जैसे जैसे इस आंत से गुजरता है या छोटी आंत से ये इस नली से निकलता है, बाहर की ओर गुजरता है, तो इन भोजन में जितने भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट जो भी हैं, इनको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इनके रसों को चूस लेता है या अवशोषण कर लेता है, या कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन कर लेता है। तो अगर सीधे सीधे बात करें तो विलाई का जो वर्क है वो क्या है, भोजन का एब्जॉर्प्शन। डायरेक्ट भोजन का एब्जॉर्प्शन नहीं करता, लेकिन उसमें पाए जाने वाले जितने भी मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, जो भी चीजें हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, उनका ये एब्जॉर्प्शन करता है। कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली करता है। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में, और वो क्या है, सीकम। सीकम को हिंदी में सीकम ही कहते हैं। ठीक है, सीकम के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज इसके बारे में जान लीजिए कि सीकम का वर्क क्या है। सबसे मेन फंक्शन जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का को कनेक्ट करता है। लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है या जोड़ता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि सीकम का वर्क क्या है, मेनली ये दो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो जहां ज्वाइंट है इन दोनों का, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों के ज्वाइंट पर ही कौन है, सीकम है। ठीक है, यही कनेक्ट करने का काम करता है। दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे देखना, सीकम में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। मनुष्य के शरीर में, ध्यान देना, मनुष्य के शरीर में जो सीकम होता है, सीकम में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो ये जो है ड्यू टू, लिख सकते हैं इसको, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सीकम, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सीकम। साइज, जो सीकम का साइज है बहुत काफी छोटा होता है ह्यूमन बॉडी में, इसलिए ये सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब एक चीज जान लेना, धरती पर यानी पूरे धरती पर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा जो पदार्थ हो क्या है, सेलुलोज। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं अब इसके नेक्स्ट पॉइंट यानी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क क्या है, ये क्या फंक्शन करता है, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये किसी भी प्रकार का एंजाइम एंड जूस नहीं निकालता है। यानी यहां से लार्ज इंटेस्टाइन से किसी भी प्रकार का एंजाइम और जूस नहीं निकलता है। ठीक है, क्या करता है ये,
सिर्फ और सिर्फ दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान देना, लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क क्या है, तो ये मिनरल्स जो खनिज है, मिनरल्स एंड साल्ट, और लिख सकते हैं इसके साथ साथ वाटर का अवशोषण करता है या एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, अवशोषण करता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम इतना है, ये किसी भी प्रकार का एंजाइम या जूस नहीं निकालता है, यानी यहां से नहीं निकलता। ये मिनरल साल्ट वाटर का अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। आइए कुछ और पार्ट रह गए, उसके बारे में हम जान लेते हैं। अब यहाँ पे और क्या, इसके बाद क्या आता है, रेक्टम। रेक्टम क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं मलाशय, जहां पे हमारा मल जो है, जो ह्यूमन बॉडी का जो मल है, ये स्टोर होता है, इकट्ठा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हैं कि जो स्टूल होता है, जो मल होता है, जो मल होता है, इसका क्या होता है, यहाँ पे संग्रह होता है, मल का संग्रह होता है, कहाँ पे, रेक्टम। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, एनस, यानी जिसको हम गुदा बोलते हैं। इस द्वार से कह सकते हैं जो मल है, जो स्टूल है, ठीक है, स्टूल को हम डिसिकेट करने का काम करते हैं, त्यागने का काम करते हैं, डिसिकेट, त्याग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें जितने भी पार्ट आए, चाहे वो माउथ कैविटी हो, हमने पढ़ लिया माउथ कैविटी का वर्क क्या होता है, माउथ कैविटी को हमने देखा। इसके बाद क्या आता है, माउथ कैविटी के बाद आता है फेरिनेक्स, फिर आता है ओसियोफेगस। ठीक है, ओसियोफेगस के बाद आता है स्टोमक, स्टोमक के बाद आता है क्या, डिओडेनम, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आता है सीकम, फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है, रेक्टम, फिर एनस। तो इन सभी पार्ट के बारे में हमने एक एक करके दो वीडियोस में, यानी दो पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो हमें आप कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं, और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही नित्य नए वीडियो के साथ हम आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।